गुड मॉर्निंग बच्चों। अब ये कोरोना का क्राइसिस के बाद नए सेशन के लिए पहली क्लास है और हम लोग नए सेशन के लिए ये क्लास शुरू कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई, आप लोग हमारे साथ हैं। अब इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। शुरू करने के पहले एक दो बातें जो मुझे आपसे कहनी है। पहली बात यह है कि जब भी हम प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें जोश होता है, होना भी चाहिए, और हमको अपना गोल मालूम होता है कि हमें जाना कहाँ है, और हम उसके लिए डिटरमाइंड भी होते हैं। और इस शुरुआत करने के बाद एक प्रोसेस से गुजरते हैं। ये प्रोसेस लगभग 10 महीने 11 महीने का होता है, और इस 10-11 महीने की जर्नी में धीरे 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 हमारा जोश जो है वो डाउन होता है, या फिर धीरे धीरे हम लोग अपने गोल से भटकने लगते हैं। तो मैं आपको शुरू करने के पहले बता दूं कि आज का दिन आप पूरे साल याद रखिएगा। आज का दिन आप याद रखिएगा कि आप किस डिटर्मिनेशन के साथ इस फील्ड में आए हैं। बहुत सारे डेविएशन आएंगे, फ्रेंडशिप होगी, लोगों से आप मिलेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आज जितना क्रिस्टल क्लियर है आप कि आपको क्या करना है, आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि आपको मेडिकल के लिए, पीएमटी के लिए प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करके आपको अपने नीट के लिए, एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन करना है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है, क्लासेस होने लगती हैं, ऑफलाइन क्लासेस जब भी होने लगेंगी या ऑनलाइन क्लासेस जब भी होने लगती हैं, ये पूरे 10 महीने 11 महीने की जर्नी में हम लोग कई बार डिविएट होते हैं और हम भूल जाते हैं डे बाई डे एक्टिविटीज़ में कि हम क्या करने आए थे। तो जितना क्लियर गोल आज दिख रहा है, अगर रोज इतना ही क्लियर आपको गोल दिखता रहा, तो दिन दूर नहीं है जब आप नीट के लिए अच्छा लिखोगे और आपका सिलेक्शन होगा। ये बात तो पक्का है। ओके, सो बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग क्यों ना बहुत अच्छे मूड से, अच्छा मन करके नए सेशन के लिए बाकी सारी चीज़ें पीछे छोड़ करके नए सेशन के लिए आगे बढ़ें, और बहुत अपने अंदर एनर्जी रखें, अपने अंदर अपने आप को एनर्जाइज करते हुए आगे बढ़ें, और ताकि हर एक दिन हम लोग एक नई रास्ते जब चल रहे हैं तो हर एक दिन नया माइलस्टोन हमारे सामने आए, आगे बढ़ते जाएं हम, और अच्छा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ठीक है, बहुत सारी बातें होती रहेंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हम लोग आपस में अब मिलते रहेंगे जब तक कि ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो जाती। और मैं आपको वेरी बेसिक बातें, बहुत ज़्यादा बेसिक बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि कोई कितना भी कहे, आपको कहीं के भी नोट्स ला करके दे, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो अपनी एनसीईआरटी में फोकस करना है। तो ये पूरे साल की जो हमारी जर्नी रहेगी, उसमें ये दोनों बुक्स एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 आपकी लिए, यही गीता, यही रामायण, यही कुरान, यही सब कुछ है। इन दोनों बुक्स को ही फॉलो करना है वर्ड बाय वर्ड, पहला पॉइंट। जब ये बुक्स आप कंप्लीट कर लें, आपको लगता है कि आप इन बुक्स में पढ़े गए हर एक लाइन को पढ़ चुके हैं, तब आप अगर कोई बुक और पढ़ना चाहें, मैं तो वो भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर आपको पढ़ना चाहें तो करिएगा। प्लीज़ पहले इन बुक्स को अच्छे तरीके से अपना दिमाग में फोकस रखिएगा। सो सी दिस, मैं आपके सिलेक्शन के लिए तत्पर हूँ। आप भी दृढ़ निश्चय करिए कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी 1 का, जो कि बेसिक एनसीईआरटी 1 है, हमारी 11th की बुक है, उस एनसीईआरटी 1 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, और बहुत बेसिक चैप्टर है, एंड दिस चैप्टर इज लिविंग वर्ड्स। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि हम लोग लिविंग वर्ड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सी दिस, लिविंग वर्ड इज द वर्ड ऑफ लाइफ फॉर्म। जीवित लोगों का बेटा ये वर्ड है, लाइफ फॉर्म है, सॉरी, द वर्ड ऑफ लाइफ फॉर्म, लिविंग बीइंग, इन्हीं को हम लोग लिविंग बीइंग बोलते हैं। ठीक है, एक बात और कहनी है, द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज बायोलॉजी। आपको मालूम है, आप जब लाइफ फॉर्म में आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। यस, लाइफ फॉर्म में बेसिकली दो तरीके के लोग आते हैं,
बेसिकली ऐसा नहीं है, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमें मालूम है 5 तरीके के लोग हैं, लेकिन बेसिक दो तरीके के लोग आते हैं। दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की इन स्टडीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इनसे रिलेटेड बातें करते रहेंगे। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट शुरू करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। इनका नाम याद रखिएगा, अरिस्टोटल, अरस्तु इनको बोलते हैं हिंदी में। ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लाइफ फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, लिविंग बीइंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो बेसिकली दो कैटेगरी में, वैसे तो यू नो दैट जो मैं क्लासिफिकेशन 5 किंगडम या 6 किंगडम या डोमेन पढ़ाने आऊँगा तो आपको एक कैटेगरी बहुत ज़्यादा अलग अलग मिलेगी, लेकिन बेसिक दो फॉर्म है, प्लांट और एनिमल। और इन्हीं के स्टडी को, इन्हीं के लाइफ फॉर्म के स्टडी को हम लोगों ने बायोलॉजी बोला है। और बायोलॉजी जो साइंस एज ए स्टार्ट की गई है वो अरिस्टोटल के द्वारा, फादर ऑफ बायोलॉजी के द्वारा की गई है। तो बेसिकली प्लांट हम लोग पढ़ेंगे या एनिमल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड इस बात से शुरू होता है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ लिविंग। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, फीचर्स ऑफ लिविंग। अगर आपसे कोई भी कहे कि लिविंग होना, जिंदा होना मायने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है वो आप मुझे बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं राह चलते किसी भी आदमी से जो साइंस नहीं भी जानता है तो मैं पूछूं लाइफ व्हाट इज द फीचर ऑफ लिविंग, तो वो क्या क्या बता सकता है। उनको हम लोग पहले एक बार लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्चुअली ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो पॉइंट बनाते जाएंगे, एनसीईआरटी को देखते जाएंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे। एक तो वो ग्रोथ करते हैं, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। याद रखना, पहला ग्रोथ है, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है बेटा सेंसिटिविटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव है, इट इज नोन एज सेंसिटिविटी। चौथा रेस्पॉन्सिवनेस, अगर वो सेंसिटिव हैं तो अपने आसपास होने वाले घटनाक्रम को, जो भी घटनाएं चल रही हैं उनको रेस्पॉन्स करते हैं। सीधे आपके सामने से एक बिजली या लाइट जल रही है तो आप उसके लिए सेंस कर रहे हैं। लाइट का बहुत बड़ा सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो या तो आप उसकी तरफ जाएंगे या उससे दूर हटेंगे या कुछ भी करेंगे, ये आपका रेस्पॉन्सिवनेस है। तो सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिव को मिलाकर हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यानी अगर किसी के पास ये दो बातें हैं कि वो अपने आसपास होने वाली चीजों के लिए सेंसिटिव है और सेंसिटिव होने के बाद उस स्टिमुलस को रिसीव करके उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स कर लेता है, तो इसे बोलेंगे रेस्पॉन्सिवनेस। तो सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो देखिए मैं बड़े आसानी से आराम से धीरे धीरे आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। यही बेसिक काम आएंगे। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन, नंबर 3 इज सेंसिटिविटी, नंबर 4 इज रेस्पॉन्सिवनेस। इसके अलावा देयर इज वन मोर, इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो ये 5 बेसिक फीचर हैं जो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे। अभी मैंने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की बात नहीं की है, लेकिन ये 5 बातें हैं। पहले 1 इज नोन एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप एनसीईआरटी ओपन करिए प्लीज, तो इन फीचर में कुछ और फीचर को ऐड ऑन किया जा सकता है। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया है, इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट, इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। हालांकि रिप्रोडक्शन इससे मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप सेल्फ रेप्लिकेट को रिप्रोडक्शन से अलग लिखेंगे। द ऑर्गेनिज्म इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, वो अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है। देखिए 5 फैक्टर मैंने वहां पर लिखे, अभी 2 फैक्टर यहां पर लिखे, और कोई भी फैक्टर मैंने एनसीईआरटी के बाहर से नहीं लिखा। तो आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी के बाहर जाने पर
बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं। एनसीईआरटी के अंदर ही कितनी बातें मिल जाती है। तो देखिए 5 है। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेंसिटिविटी, नंबर 4 रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस दोनों को मिलाकर मैंने बस अब दिया कॉन्शियसनेस। इसके अलावा मैंने बताया मेटाबॉलिज्म। इतने फैक्टर के बाद आपको 2 और फैक्टर देखने पड़ेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता होगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पाता होगा अपने आप को। इसके अलावा इसमें इंटरेक्शंस पाए जाएंगे, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये इंटरेक्शन कर रहा होगा। ऑल्दो सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस में भी इंटरेक्शंस दिख रहे, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन सेल टू सेल भी हो सकते हैं, ओके, टिश्यू टू टिश्यू भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। सो देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शंस। इसके अलावा एक और पॉइंट है इमरजेंस, और ये एक बड़ी बढ़िया क्वालिटी है इमरजेंस। इस वाली ये जो इमरजेंस नाम की क्वालिटी है, इसको मैं डिटेल में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो देखिए, अगर हम लोग अपने चैप्टर को आसानी से पढ़ने की कोशिश करें और हमें लगे कि पहले पेज में, लिविंग वर्ड के पहले पेज में क्या क्या बातें लिखी हैं, तो अगर आप ये 9 पॉइंट आपके दिमाग में आ जाते हैं, देन यू आर हीरो। देखिए कितना आसान है। बताओ कौन कौन से 9 पॉइंट हैं अगर आप देख रहे हो तो। यस, पहला कौन? यस, पहला ग्रोथ। दूसरा कौन? रिप्रोडक्शन। तीसरा कौन? सेंसिटिविटी। नंबर 4 यस, रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को बोलेंगे क्या? कॉन्शियसनेस। पांचवा कौन? मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा कुछ और फीचर हैं, जैसे पांचवी का छठा कौन? सेल्फ रेप्लिकेशन। सातवां कौन? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना। आठवां कौन? इंटरेक्शंस। और नौवां कौन? इमरजेंस। यू गॉट माय पॉइंट? अब आपके सामने जो भी कुछ बोर्ड में लिखा है, इसको अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम करिए। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस पिछले 5 मिनट के अंदर। चलिए, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हम जिन चीजों को बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म का मतलब लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में 2 तरीके के लोग, या तो प्लांट या तो एनिमल। ठीक है, लाइफ फॉर्म की स्टडी को, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, लिविंग बीइंग को हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी एज अ साइंस शुरू करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं लिविंग वर्ड में लिविंग माने क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग? लिविंग के मायने क्या है? तो हम लोगों ने फीचर ऑफ लिविंग्स के बारे में बात किया, लिविंग बीइंग के लिए क्या क्या फीचर हो सकते हैं, और जो होशियार लोग हैं उन्हें 9 फीचर याद हैं। पहला कौन? ग्रोथ। दूसरा कौन? रिप्रोडक्शन। तीसरा सेंसिटिविटी। चौथा रेस्पॉन्सिवनेस। पांचवा मेटाबॉलिज्म। और इसके बाद सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्टिव और इमरजेंस। देखिए बोर्ड में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये 9 पॉइंट जल्दी से बोल देंगे तो मुझे सही लगेगा। यस, नंबर 1 इट इज growth, number 2 reproduction, number 3 it is sensitivity, number 4 responsiveness, दोनों को मिलाकर consciousness, इसके अलावा metabolism, इसके अलावा self replicate, self organize, interactive और emergence। ये कुछ फीचर हैं जो हम लोग लिविंग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। अब वो 9 पॉइंट हैं, उन 9 पॉइंट को एक एक करके, जिन बातों को हमें डिटेल में पढ़ना है उनको मैं एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं। आप समझते जाइए और मुझे बताते जाइए। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए मैंने क्या क्या बोला। इट इज इरिवर्सिबल, मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं। इरिवर्सिबल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट परमानेंट। ग्रोथ जो है उसे इरिवर्सिबल माना जाए और परमानेंट माना जाए। इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन किसके में से इंक्रीज होना चाहिए? वन इज नोन एज मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के मास में बढ़ोतरी हो जाए, या फिर सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सेल में बढ़ोतरी हो जाए। ओके, सो व्हाट इज ग्रोथ?
ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। देखिए कितने पॉइंट मैंने बोले, पहला पॉइंट है इरिवर्सिबल, दूसरा पॉइंट है परमानेंट। ग्रोथ को इरिवर्सिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और ये इंक्रीज होना चाहिए मास ऑफ ऑर्गेनिज्म में और सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में। अगर मेरी बॉडी का मास बढ़ता जा रहा है तो आप आसानी से बोलोगे कि सर आपकी ग्रोथ हो रही, या फिर मेरी बॉडी में सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ सेल ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मेरी बॉडी में सेल का भी नंबर बढ़ता जा रहा तो आप आसानी से बोलते देंगे कि सर आपके ग्रोथ हो रही। इसीलिए मास का बढ़ना और बेटा नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, इट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ये सारे शब्द एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, दो बातें अगर आपको बताई जाएं जिनकी वजह से ग्रोथ हो रही है तो बताई जाएंगी। वो दो बातें हैं, एक है मास का बढ़ जाना, दूसरी बात है नंबर ऑफ सेल का बढ़ जाना। सो व्हाट इज ग्रोथ? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ सेल, इट इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब यहां पर मैंने बोला इरिवर्सिबल क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल? क्या आपने स्पंजेस सुने? आप लोगों ने बाथिंग स्पंज, या आप लोगों ने पोरीफेरा के मेंबर सुने होंगे स्पंजेस। इनकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर। अब कुछ बाथ स्पंज में आप लोगों ने वाटर डाला, जैसे ही आपने बाथ स्पंज में वाटर डाला, स्पंज अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लगेगा लोगों को कि मास इंक्रीज हो चुका है, यानी कि भाई स्पंज का मास बढ़ चुका है। तो अगर स्पंज का मास बढ़ चुका है तो मास बढ़ना तो ग्रोथ होती है, लेकिन क्या ये जो बढ़ना, मास का बढ़ना है, क्या ये परमानेंट है? नहीं। आप उस स्पंज को पकड़ के स्क्वीज कर दीजिए तो जो पानी बचा होगा वो बह जाएगा। पानी बह जाएगा, इसका मतलब ये रिवर्सिबल ग्रोथ हुई, यानी ये ग्रोथ रिवर्स कर गई, जो पानी आया था वापस चला गया, और ये परमानेंट नहीं हुई, टेम्परेरी हुई। तो ग्रोथ मस्ट बी irreversible, must be permanent increase in mass of organism and number of cell of organism. ओके, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आप कभी मत भूलिएगा। वन थिंग मोर, कि जब भी ग्रोथ आप लोग नंबर ऑफ सेल की बेसिस पर देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज बाय सेल डिवीजन। जब भी बेटा इन दो कैरेक्टरिस्टिक में, पहली कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है मास ऑफ ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाना, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है नंबर ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाना, ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ जब हम देखेंगे बाय इंक्रीज इन सेल, तो सेल को, नंबर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा डिवीजन है? दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी बेसिकली जो मेन सेल डिवीजन है, इट इज माइटोसिस। ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है, जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको याद समझाऊंगा। खैर, अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलें कि एक कोशिका डिवाइड करती है, उन प्रोसेस का नाम सेल डिवीजन है, और वो दो प्रकार के होते हैं, वन इज माइटोसिस एंड मियोसिस। इतना तो सब लोग जानते हैं। खैर, अब जब कभी भी ऑर्गेनिज्म अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ा करके, सेल का नंबर बढ़ाकर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा होगा और कैसे कर रहा होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था, इसको पहले देखते हैं प्लांट में, कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल को बढ़ाकर कैसे होती है। एज वी ऑल नो, हम सबको मालूम है, प्लांट की रूट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। आप भूले नहीं हैं तो प्लांट की रूट में एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। प्लांट के स्टेम में भी बेटा एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। अगर आप भूले नहीं है तो यहां पर भी एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, रूट में भी एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। इवन आपको मालूम है नोड्स के बीच में, जो नोड्स के बीच में यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एपिकल मेरिस्टम, जिन्हें हम लोग शूट एपेक्स बोल रहे हैं, प्लांट की एपेक्स बोल रहे हैं, या ये एपिकल मेरिस्टम जिसे हम लोग रूट एपेक्स बोल रहे हैं, या वो इंटरकैलरी मेरिस्टम जिसको हम लोग नोड बोल रहे हैं, इन मेरिस्टम की खास बात क्या है?
आप मुझे बताइए कि इन मेरिस्टम की खास बात क्या है। आप हमेशा बोलेंगे मेरिस्टम वो टिश्यू है विच कैन डिवाइड। तो मैं कहूंगा अगर मेरिस्टम डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा, जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा, आप देखिए इनकी सूट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, यानी इनका सूट बढ़ता जाएगा और इनका रूट भी बढ़ता जाएगा। तो सूट का बढ़ना या रूट का बढ़ना अभी किसकी वजह से है, किसकी वजह से है? मास बढ़ने की वजह से कि मेनली सेल का नंबर बढ़ने की वजह से? सेल का नंबर बढ़ने की वजह से। और सेल का नंबर बढ़ा क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। तो देखिए प्लांट थ्रू आउट लाइफ ज्यादातर प्लांट अपनी पूरी लाइफ सेल डिवीजन की करके ग्रो करते रहते हैं, रुकते नहीं है। प्लांट के एपिकल मेरिस्टम कॉन्टिन्यूअस बढ़ते रहते हैं, रूट कॉन्टिन्यूअस बढ़ती रहती है, उनकी ब्रांचेस भी कॉन्टिन्यूअस बढ़ती रहती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम से भी बेटा नोड्स बढ़ते रहते हैं, सूट भी ऊपर बढ़ती रहती है, रूट भी नीचे की तरफ बढ़ती रहती है। तो याद रखना प्लांट में जो सेल डिवीजन की ग्रोथ है, ये सेल डिवीजन की जो ग्रोथ है ये लाइफ टाइम होती रहती है, लाइफ टाइम, जिंदगी भर होती रहती है। अभी मैं कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं, उसके लिए मेरे को ये पोर्शन खाली चाहिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भूलिएगा नहीं। इसलिए जो आपकी बुक में है पहले उसको समझने की, जो बोर्ड में है पहले समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ सेल। ओके, फिर मैंने बोला कि ये इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। फिर मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन से ग्रोथ कैसे हो रही। तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अभी अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। और ये ग्रोथ बाय सेल डिवीजन मैंने कहां पर डिस्कस किया? इट इज डिस्कस्ड इन प्लांट्स। और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि प्लांट कैन ग्रो बाय सेल डिवीजन देयर थ्रू आउट लाइफ। वो अपनी पूरी जिंदगी भर सेल डिवीजन के साथ इंक्रीज करते रहते हैं, अपनी बॉडी का मास भी बढ़ाते रहते हैं और अपनी ग्रोथ भी करते रहते हैं। नाउ इट इज फॉर एनिमल्स। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन चलिए मैं एनिमल के नाम पर ह्यूमन को लेकर के चलता हूं। अब एनिमल्स के केसेस में मैं आपको बताऊं, आपने बोन देखी है, बोन्स है, ओके। बोन के जो ये एंड्स हैं, दीज नोन एज एपीफाइसिस। ओके, इन एपीफाइसिस में ऑसिफिकेशन सेंटर है। और इस ऑसिफिकेशन सेंटर के पास जो सेल्स हैं वो सेल डिवाइड कर रहे हैं, और सेल डिवीजन होने की वजह से बोन की लेंथ बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे बोन की लंबाई बढ़ेगी, हम ह्यूमन बीइंग की हाइट बढ़ती जा रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये हाइट बढ़ना मेरा जिंदगी भर चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा। एक सर्टेन एज के बाद ये हाइट बढ़ना रुक जाएगा। इसका मतलब है सर्टेन एज के बाद ये एपीफाइसिस के जो एंड हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब है सर्टेन एज के बाद जो हमारा सेल डिवीजन वाला ग्रोथ है एनिमल में, वो खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एनिमल ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू सर्टेन एज। अब दोनों चीजें आपके सामने अगल बगल रखी हुई हैं, दोनों को समझ लीजिए। प्लांट क्या जिंदगी भर अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ब्रांचेस बढ़ाते रहेंगे? यस। हम लोग अपनी जिंदगी भर अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। हमारी लंबाई बढ़ती जाएगी अप टू प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के कुछ सालों तक, प्यूबर्टी प्लस कुछ ईयर तक, 22 से 25 साल तक कर अंदर आते आते जब आपकी उम्र 25 साल तक आती है, आपके ऑसिफिकेशन सेंटर क्लोज हो जाते हैं, हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है। हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है, इसका मतलब आपकी बोन लंबाई में बढ़ना बंद हो गई, लंबाई में बढ़ना बंद हो गई, आप लंबा होना बंद हो गए।
आपके हाथ जितना साइज है उतने ही रहेंगे, पैर जितने साइज है उतने ही रहेंगे। तो अब आपकी जो सेल डिवीजन वाली ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक चली, एक सर्टेन एज के बाद ये सेल डिवीजन वाली ग्रोथ रुक गई। सो यहीं पर खड़े होकर के सोचना है कि प्लांट थ्रू आउट लाइफ सेल डिवीजन करके ग्रो करता है, लेकिन एनिमल ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू अ सर्टेन स्टेज। तब एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनता है, तो क्या एनिमल में सर्टेन एज के बाद सेल डिवीजन बंद हो जाता है? नो, आफ्टर सर्टेन एज, कुछ एज के बाद भी, जो एज के बाद है, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है। इट कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू रहता है, बट फॉर रीजनरेशन। ये केवल रीजनरेशन के लिए कंटिन्यू रहता है, यानी पुरानी सेल को रिप्लेस करके नई सेल आती रहती है। जैसे मेरी स्किन, पुरानी स्किन निकलती रहती है, नई स्किन आती रहती है, जैसे मेरे हेयर बढ़ते रहते हैं, पर ये ग्रोथ कैसी है? ये रीजनरेशन वाली ग्रोथ है। तो याद रखना, एनिमल में सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ हो सकता है, लेकिन सेल डिवीजन से ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं है। फिर सुनिएगा, क्वेश्चन गड़बड़ मत करिएगा। अगर कोई पूछे कि एनिमल में सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन कोई पूछे कि क्या एनिमल में सेल डिवीजन करके ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है? नहीं, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं होती सेल डिवीजन से। यस, सेल डिवीजन होता रहता है फॉर रीजनरेशन, बहुत सारे कामों के लिए सेल डिवीजन होता रहता है। सो ये दो बातें थी जो आपको प्लांट में सीखनी चाहिए, चलिए, और एनिमल में सीखनी चाहिए। तो ठीक है, एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक थी नंबर का बढ़ जाना, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी मास का बढ़ जाना। नंबर बढ़ाने, नंबर ऑफ सेल को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो हम आगे चल के दो तरीके के पढ़ेंगे, एक माइटोसिस और मियोसिस। हम लोगों ने प्लांट में मेरिस्टम पढ़े, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम में रूट एपेक्स पढ़ा, सूट एपेक्स पढ़ा, इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़े। इंटरकैलरी मेरिस्टम हो या एपिकल मेरिस्टम हो, इनमें सेल डिवीजन हो रहा है और ग्रोथ होती जा रही, तो प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती जाएगी, कभी रुकने वाली नहीं, अगर प्लांट पेरिनियल है तो। ओके, नाउ एनिमल में भी बेटा सेल डिवीजन की ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ एज के बाद सेल डिवीजन तो चलता रहता है, लेकिन सेल डिवीजन से ग्रोथ रुक जाती है। प्यूबर्टी तक आते आते सेल डिवीजन से तो चलता रहेगा, लेकिन सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ रुक जाएगी। तो याद रखना, सेल डिवीजन से ग्रोथ अप टू सर्टेन स्टेज तक, उसके बाद बेटा सेल डिवीजन से ग्रोथ ना हो करके रीजनरेशन होता रहता है। दैट यू हैव टू नो, और आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, मैंने प्लांट डिस्कस कर लिए, एनिमल डिस्कस कर लिए, इन्हीं के बीच में देयर आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो भी सेल डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं? अब आप पूछेंगे कौन कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए मैं एक एग्जांपल पकड़ लेता हूं, अमीबा। आप दूसरा एक एग्जांपल पकड़ लो, लेट सपोज एक क्लोरेला नाम का एल्गी है। आप तीसरा एग्जाम्पल पकड़ लो, ये एक एनिमल जैसा हो गया, ये एक एल्गी जैसा हो गया। आप तीसरा एग्जाम्पल कोई पकड़ लो, लेट्स सपोज इट्स अ बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया लाइन है एनसीईआरटी की जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म लिया, लेट्स सपोज इट इज अमीबा, अमीबा है या बैक्टीरिया ले लीजिए, मान लीजिए बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सेल डिवीजन करके ग्रोथ करना चाहता है। ये चाहता है कि ये ग्रो करे और सेल डिवीजन करके करे। तो जैसे ही सेल डिवीजन करेगा, बैक्टीरिया एक से कितने हो जाएंगे? 2, इसे बोलेंगे सेल डिवीजन। अब जैसे ही बेटा सेल डिवीजन हुआ तो ग्रोथ तो हुई, ऐसा हुआ एक सेल से 2 सेल बनी, लेकिन याद रखना ये सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ तब ये दोनों सेल बनी। यानी एक सेल ने 2 सेल को पैदा कर दिया, और 2 सेल को पैदा करना इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो याद रखना कि यहां पर सेल डिवीजन करके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ भी कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। क्या गजब लाइन एनसीईआरटी ने लिखा! क्या एनसीईआरटी ने अच्छी लाइन लिखी! ये लिखी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस नहीं है, यानी कि दोनों प्रोसेस अलग अलग नहीं है। ये एनसीईआरटी में लाइन ढूंढ करके अंडरलाइन करिएगा, यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि लोग करने गए क्या, ग्रोथ, हो क्या गया, रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि करने गए ग्रोथ, किस प्रोसेस से करने गए ग्रोथ, सेल डिवीजन से। और जैसे सेल डिवीजन से उन्होंने ग्रोथ करने की कोशिश की, एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2, हो क्या गया, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ग्रोथ करने के चक्कर में क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। So we can say in unicellular organism, growth and reproduction are not mutually exclusive process. ये अलग अलग प्रोसेस नहीं है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। ग्रोथ का मतलब अलग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब अलग और रिप्रोडक्शन का मतलब अलग होता है। सी, तो देखिए कितना छोटा सा टॉपिक था। इस छोटे से टॉपिक में मैंने केवल अभी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब की है, और वो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन में हमने कितने पहलू पढ़े, 3। एक प्लांट में सेल डिवीजन, एक एनिमल में सेल डिवीजन, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन। और इन तीनों को हमने समझाने की कोशिश की। अब आप इसको समझिए और मुझे बताइए कि क्या क्या हुआ। चलिए, अभी बोर्ड में नहीं है प्लांट में क्या ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है? बिल्कुल होती है, यस होती है। लेकिन ये जो ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा हो रही है, ये कुछ एज तक होती है कि कॉन्टिन्यूअस होल लाइफ? यस, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लांट है तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइफ और करता रहेगा। ओके, उसमें एनुअल और बाइनियल प्लांट थोड़े एक्सेप्शन है, बाकी पेरिनियल प्लांट में हमेशा थ्रू आउट लाइफ वो ग्रोथ होती रहती है। एनिमल में सेल डिवीजन से ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। तो क्या सेल डिवीजन ही नहीं होता? सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो ग्रोथ के लिए नहीं होता, रीजनरेशन के लिए होता है। एंड नाउ थर्ड इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा है, क्लोरेला है, बैक्टीरिया है, इनमें से कोई भी एक पकड़ लीजिए। उसने सेल डिवीजन से ग्रोथ करने की कोशिश की और अपनी एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल कर बैठा। एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल कर बैठा, इसका मतलब है उसने बाइनरी फिजन कर दिया। और बाइनरी फिजन जैसा करने पर ये एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसका मतलब उनको करने गया था ग्रोथ और हो गया रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन। ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन, अभी तक था ग्रोथ बाय ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। अब आपके सामने है ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन। होगा क्या? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कोशिकाओं को डिवाइड करके, एक कोशिका से 2 कोशिका बना करके अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो इट इज वॉज द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। लेकिन मान लीजिए एक कोशिका में पाया गया साइटोप्लाज्म ही अपने आप के अमाउंट को इंक्रीज कर ले, तब हम क्या कहेंगे कि साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेशन हुआ है, ऑफ सब्सटेंसेस हुआ है, सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो गया। अगर सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो गया तो मास अपने आप बढ़ने लगेगा। सो इट इज अ ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन, एंड ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन के दौरान क्या होगा? इंक्रीज इन मास, नॉट इन नंबर। ये मास इंक्रीज करेगा, बॉडी का इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास बढ़ने लगेगा। पर एक चीज याद रखना, ये मास ऑफ बॉडी के बढ़ने का कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्रॉम इनसाइड हो रहा है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से ये एक्यूमुलेशन चालू हुआ है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी चालू हुआ है। और यही लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बीइंग जितने भी होंगे वो एक्यूमुलेशन ऑफ मास करेंगे, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ मास कहां से करेंगे? फ्रॉम सरफेस और इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास फैटी लीवर हो रहा है, यानी उसके लीवर में फैट का डिपोजिशन हो रहा है,
इसका मतलब है उसके लीवर में जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है, ये फैट का डिपोजिशन कहां से हो रहा है? क्या हमने बाहर से फैट उसमें अटैच किया है? नो। हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया, उस खाने में जो बेटा फैट थे, उस फैट ड्रॉपलेट का एक्यूमुलेशन लीवर में हो रहा था। इट इज एक्यूमुलेशन फ्रॉम इनसाइड। यू गॉट माई पॉइंट? इन पॉइंट को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके पहले कि मैं कुछ और बातें करूं। सो ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास हो रहा है, मास बढ़ता जा रहा है। और ये मास का इंक्रीज होना मतलब प्रोटोप्लाज्म, कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हो रहा है। और प्रोटोप्लाज्म अगर ये बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं ग्रोथ मास बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो बेटा एक्यूमुलेशन है वो आउटसाइड से है कि इनसाइड से? इट इज फ्रॉम इनसाइड। इट इज फ्रॉम इनसाइड। यू गॉट माई पॉइंट? अभी देखो, वो लोग कहते हैं कि एक्यूमुलेशन तो नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकता है। यहां पर मैंने लिविंग चीजें पढ़ाई हैं, आपको ध्यान से देखिए। अभी एक्यूमुलेशन नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब आप देखिए, आपके पास एक माउंटेन है, ये रहा वो माउंटेन। सर्दियों में इस माउंटेन में आइस का डिपोजिशन हो गया, आइस डिपोजिशन हो गया। जैसे इस आइस डिपोजिशन हुआ, इस माउंटेन का मास बढ़ गया। मास बढ़ा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आइस। और ये जो आइस का एक्यूमुलेशन हुआ, इट इज फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड? फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन चूंकि हम ग्रोथ पहले ही बोल चुके हैं, ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन की वजह से भी ग्रोथ हो सकती है, तो भाई हम मानेंगे तो यही कि बेटा ये माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, इसकी भी ग्रोथ हो रही। लेकिन अंतर देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेशन है फ्रॉम इनसाइड है, और जो बेटा नॉन लिविंग या डेड चीजों में या नॉन लिविंग चीजों में एक्यूमुलेशन है वो फ्रॉम आउटसाइड है। तो नो डाउट ये भी मास बढ़ने से बढ़ रहा है, ये भी मास बढ़ने से बढ़ रहा है, लेकिन दोनों के मास बढ़ने में ग्रोथ हो रही है, नो डाउट ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये ग्रोथ आपको ध्यान देने वाली है कि एक फ्रॉम इनसाइड और एक फॉर आउटसाइड है। तो भैया, ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन इट कैन बी परफॉर्म बाय बोथ, बाय लिविंग एज वेल एज बाय नॉन लिविंग। और ऐसा फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के द्वारा शो किया जाए, वो लिविंग का कोई डिफाइनिंग फीचर ना हुआ, इसीलिए इट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर होगा, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई कह दे कि इस दुनिया में एक बॉडी है जो ग्रो कर रही, वो लिविंग ही होगी, क्या ये डिफाइनिंग तरीका है कि इस दुनिया में एक चीज है जिसका मास बढ़ रहा है वो लिविंग ही होगा? नहीं। जैसे इस माउंटेन का मास बढ़ता जा रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आइस, क्या ये हमेशा लिविंग ही होगा? नहीं। इसका मतलब हम श्योर शॉट नहीं है, श्योरली नहीं बोल सकते कि जिसका भी मास बढ़ेगा, जिसका भी मास बढ़ेगा वो लिविंग ही होगा, ऐसा नहीं। मनोज बेटा थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चला। तो आप ये ध्यान सुन लें कि हर वो चीज जिसका मास इंक्रीज करेगा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लिविंग ही रहे, याद रहेगा। इसलिए ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर में कैलकुलेट नहीं करते। तो चलिए 9 फीचर मैंने आपको लिखाए थे, 9 फीचर। 9 फीचर में पहला फीचर आपके सामने मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट वाज द ग्रोथ। अगर आपको याद हो तो एक बार इनलिस्ट करिए, मेरे साथ लिस्ट करिए। पहला कौन सा? ग्रोथ। दूसरा कौन था? रिप्रोडक्शन। तीसरा सेंसिटिविटी। चौथा रेस्पॉन्सिवनेस। पांचवा मेटाबॉलिज्म। छठा सेल्फ रेप्लिकेशन। सातवां सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आठवां इंटरेक्शन। नवां इमरजेंस, जिसमें से एक मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ाया है, एंड दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ के बाद दूसरा फीचर है जो हम लोग रिप्रोडक्शन है। खैर उसको पढ़ने के पहले इसको समझते हैं। यस, ग्रोथ बाय टू थिंग्स, वन इज नोन एज सेल डिवीजन, अनदर इज एक्यूमुलेशन। सेल डिवीजन मैंने पढ़ा दिया था, एक्यूमुलेशन यहाँ पर चल रहा है। एक्यूमुलेशन के द्वारा ग्रो करने पर मास बढ़ता है,
मास जब भी बढ़ता है तो बेटा ये एक्यूमुलेशन या तो इनसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है या तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है। अगर ये इनसाइड ऑफ द बॉडी से एक्यूमुलेशन चालू हो रहा है तो ये लिविंग का करेक्टर है। अगर ये आउटसाइड सरफेस में हो रहा है सरफेस ऑफ द बॉडी में हो रहा है देन इट इज नोन एज नॉन लिविंग। और इसीलिए ग्रोथ एक ऐसा करेक्टर है, ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो दोनों लोग शो करते हैं, लिविंग भी शो करते हैं, नॉन लिविंग भी शो करते हैं। इसलिए ग्रोथ को हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। यू गॉट माई पॉइंट? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप इनको भूलिएगा नहीं। वन इज नोन एज री, दूसरा शब्द है प्रोडक्शन। और देखिए अगर इसे रॉकेट साइंस की तरह ना पढ़ा जाए, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में के हिसाब से पढ़ा जाए तो यह है अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस करना। री मतलब जैसा मैं हूं ठीक वैसा, री मतलब ठीक वैसा ही, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise young ones similar to itself। अपने जैसे यंग वंस को पैदा करना। यंग वंस का मतलब इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज, गिव राइज मतलब पैदा करना, यंग वंस मतलब बच्चों को, सिमिलर टू इटसेल्फ अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मैं जैसा हूं ठीक वैसे लोगों को पैदा कर देना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइक बिगेट्स लाइक। अपने जैसे लोगों को इस दुनिया में लाना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। खैर इस रिप्रोडक्शन को डिटेल में और पढ़ेंगे। फिलहाल रिप्रोडक्शन को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर तीसरा है इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रहेगा? तो व्हाट इज बेटा रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ये री और प्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। री मतलब अपने जैसे, प्रोडक्शन मतलब लोगों को प्रोड्यूस करना। याद रखना टोटल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा है। नंबर वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर टू इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर थ्री इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? याद रखना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन का मतलब काया, काया का मतलब बॉडी, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान बॉडी का अपना ही पार्ट्स किसी नए बच्चे को पैदा कर दे, अपने बॉडी का पार्ट ही बेटा नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर दे, देन इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बहुत सही समझ लेना जरूरी है। पहले मैं बता दूं रिप्रोडक्शन को तीन तरीके से पढ़ना है। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जिसको हम लोगों ने कायिक प्रजनन बोला है, काया मतलब बॉडी, यानी व्हेन बॉडी पार्ट इटसेल्फ टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, when the part of body itself take part in process of reproduction,
रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपने आप को टेक पार्ट करे, बॉडी का पार्ट ही बेटा अपने आप को टेक पार्ट करे, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये मैं अभी छोड़ देता हूं, पहले वेजिटेटिव आए। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? इट इज कायिक प्रजनन, बॉडी का पार्ट ही रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व हो जाए, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हिंदू माइथोलॉजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं, और ये मजाक की बात नहीं, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं मजाकिया अंदाज में, लेकिन ये मजाक है नहीं। क्या कि मान लीजिए मेरा अंगूठा मेरी बॉडी का पार्ट है, और मैं इस अंगूठे को काट के नीचे फेंक दूं, और जहां पर ये अंगूठा गिरे वहां पर नए सर पैदा हो जाए, नए सर, मेरे जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए, तो बताओ मैंने एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा किया, लेकिन अपने बॉडी पार्ट से ही पैदा किया। इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसा हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में रक्त बीज नाम के एक राक्षस का वर्णन है कि रक्त की बूंदें जहां गिरती थी वहां पर नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मजाकिया अंदाज में पढ़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन ये बातें कि ये रिप्रोडक्शन, उन रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं जिनमें बॉडी पार्ट इटसेल्फ टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यस, और बेटा बॉडी पार्ट अगर रिप्रोडक्शन करने लगे तो वो तीन तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। वन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, नंबर टू इज नोन एज फिजन, number 3 is known as budding, number 1 is known as fragmentation, number 2 is known as fission, number 3 is known as budding। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? एक आपने ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंट काटा और फेंक दिया जमीन में, और उस फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फिर से सुनिए, एक बॉडी का आपने एक फ्रेगमेंट काट दिया, फ्रेगमेंट काट देने के बाद जो बेटा फ्रेगमेंट जमीन पे आया, उस फ्रेगमेंट से नई बॉडी बन गई। इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो तो प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन से बना है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट गई थी, क्या वो कटी बनी रहेगी? नहीं, वो अपने आप को पूर्ण करेगी। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान पुरानी बॉडी अपनी कटे हुए पार्ट को पूर्ण करेगी, इसे बोलेंगे रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के साथ आपने एक और शब्द पढ़ लिया, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। तो क्या फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन कुछ कुछ मिलते शब्द हैं? यस। और क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल यस। अब आप ध्यान से देखिए, एक नाम है प्राणी का जिसका नाम है प्लैनेरिया, इन्होंने नाम दिया है प्लैनेरिया। अब उन्होंने कहा प्लैनेरिया को आप 3 पार्ट से कट कर दो। 3 पार्ट से कट कर दिया। ये एक पार्ट रखा, ये यहां का पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ओके, ये तीसरा पार्ट। तो जो बेटा ऊपर वाला पार्ट आपने रखा था, दिस ये बाकी हिस्से को खुद से रीजनरेट कर लेगा, सीधे लाइक दिस। ये पूरा प्लैनेरिया बन गया। जो बीच वाला पार्ट आपने काट रखा था वो दोनों तरफ रीजनरेट करके फिर से पूरी बॉडी बना देगा, और जो तुमने नीचे वाला पार्ट काट करके रखा था वो भी पूरे पार्ट को बना देगा। इसका मतलब अगर आप प्लैनेरिया नाम के बेटा ऑर्गेनिज्म की फ्रेगमेंटेशन करते हो तो बेटा उसका हर पार्ट, हर कटा हुआ पार्ट, देखिए ये कटा हुआ पार्ट था, ये कटा हुआ पार्ट था, ये कटा हुआ पार्ट था, हर कटा हुआ पार्ट अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर देगा। इसका मतलब ये ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि प्लैनेरिया परफॉर्म ट्रू रीजनरेशन, इनमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, और ये ट्रू रीजनरेशन एक्चुअली एक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के जैसा मिलता जुलता है। फिर आप देखेंगे, मैं फिर यहां पर आ रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन क्या है?
फ्रेगमेंटेड पार्ट से नई बॉडी बन जाना, इट इज फ्रेगमेंटेशन। इस तरफ देखोगे तो ये फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन जो कटी हुआ पार्ट है वो भी तो अपने आप को रीजनरेट करेगा, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। तो यहां पर नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना, लेकिन नए ऑर्गेनिज्म, उस पुराने ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया, लेकिन यहां पर कटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। और प्लेनेरिया एकदम जादुई ऑर्गेनिज्म है कि उसका किसी भी पार्ट को काट के आप अलग रखिए, हर पार्ट अपने आप को रीजनरेट करेगा, और इसी बात को उन्होंने रीजनरेशन के नाम पे कहा है। खैर, पहला शब्द हो गया फ्रेगमेंटेशन, और प्लेनेरिया मत भूलिएगा कि एनसीईआरटी ने यूज किया है। दूसरा शब्द यूज किया है इन्होंने फिजन। फिजन का मतलब है बेटा एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिकाओं में टूट जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल बेटा अमीबा हैं, पैरामीशियम है, एटसेट्रा। इसके अलावा बडिंग के एग्जाम्पल हैं ईस्ट। तो बेटा एक एक करके मैं सारे प्रकार के रिप्रोडक्शन आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप बोर्ड में लिखी हुई जितनी बातें हैं उनको रिमाइंड करने की कोशिश करिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए, आपको मजा आएगा। चलिए, पहली बात, हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा कैरेक्टर डिस्कस करने की कोशिश की। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में री और प्रोडक्शन है, अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस करना। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे लोगों को पैदा किया जा रहा है। टोटल 3 प्रकार का बेटा एक्सप्लेनेशन है रिप्रोडक्शन का। पहला एक्सप्लेनेशन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक के लेक्चर में मैंने केवल वेजिटेटिव पढ़ाया है, एसेक्सुअल नहीं पढ़ाया, सेक्सुअल नहीं पढ़ाया। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसका हम लोग कायिक प्रजनन बोलते हैं, व्हेन द बॉडी पार्ट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 3 तरीके से पार्ट बताए मैंने, वन इज फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फ्यूजन, तीसरा बडिंग। फ्रेगमेंटेशन के दौरान मैंने एक छोटा सा शब्द आपको पढ़ाया रीजनरेशन, और रीजनरेशन से जुड़ी हुई एक बात बताई जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से जुड़ी हुई ये बात बेटा इस तरीके से हम लोगों ने आगे आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए, प्लेनेरिया से जुड़ी हुई बात आपकी बुक में दी गई थी, वो मैंने आपको पढ़ाई। इसके बाद का जो रिप्रोडक्शन है, इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। खैर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जू स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स। इसके अलावा आपने कोनिडिया का नाम सुना होगा, कोनिडिया फॉर्मेशन। ये सारे तरीके बेटा स्पोर फॉर्मेशन के तरीके हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, जो मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, और ज़्यादा आपको उसमें जाना भी नहीं है। अब आप अगर इनके एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करें तो जू स्पोर फॉर्मेशन में एल्गी आएंगे, ओके, फंजाई आएंगे, और एल्गी और फंजाई कैसे स्पोर बनाएंगे वो धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा। कोनिडिया आएंगे जो कि बेटा कोनिडिया फंजाई के द्वारा बनाए जाएंगे। देयर आर डिटेल टॉपिक जो हमें डिटेल तरीके से पढ़ना है वो हम लोग पढ़ ही लेंगे। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग, जिनमें से एक मेल दूसरा फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होने के बाद दोनों लोग गैमीट बनाते हैं। मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल गैमीट बनाएंगे। मेल और फीमेल गैमीट बन जाने के बाद इन दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर बेटा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 लोग इन्वॉल्व हो, बाई पेरेंटल हो, बाई पेरेंटल का मतलब 2 इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल, और मेल और फीमेल इन्वॉल्व होकर के गैमीट का फॉर्मेशन करे। पॉइंट देखते जाइएगा। पहला पॉइंट,
बाई पेरेंटल, दूसरा गैमीट फॉर्मेशन करते जाएं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, गैमीट फॉर्मेशन के बाद उनका फर्टिलाइजेशन हो। तो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, क्यों? क्योंकि बेटा इनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। बट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी एक छोटा सा पॉइंट बताती है, और ये पॉइंट है रिलेटेड विद द म्यूल। म्यूल एक प्रोजनी है, एक बच्चा है जो हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन, हॉर्स और डंकी आपस में बेटा मेटिंग कर लें तो उनकी कॉम्बिनेशन से पैदा होने वाला एक प्राणी है म्यूल। नो डाउट म्यूल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक स्टेराइल प्राणी है, ये फर्टाइल प्राणी नहीं है, स्टेराइल प्राणी है। तो जिंदा होने के बावजूद भी, लिविंग होने के बावजूद भी म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन करना ही लिविंग होने की गारंटी ऐसा नहीं है। देखिए, म्यूल इज लिविंग, म्यूल इज लिविंग बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब रिप्रोडक्शन हर लिविंग बंदे की प्रॉपर्टी हो ये जरूरी नहीं है, और इसी वजह से रिप्रोडक्शन अगेन इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने दो कैरेक्टर पढ़े, पहला कैरेक्टर पढ़ा ग्रोथ, दूसरा पढ़ा रिप्रोडक्शन। ये लिविंग के कैरेक्टर हैं लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ हो वो लिविंग हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने माउंटेन से प्रूव किया था। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे। जैसे ह्यूमन के केस में इनफर्टाइल कपल भी होते हैं। इनफर्टाइल कपल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कुछ लोगों को बच्चा नहीं होता। तो क्या इनफर्टाइल कपल जिंदा नहीं है? यस, जिंदा हैं, लेकिन बेटा ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हाउ वाज द क्लास? ये बताने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और ये क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत एनर्जी के साथ करेंगे। आज पहला दिन था, आपको कैसी लगी ये क्लास आप बताइएगा, और भी जो सुधार होंगे वो हम लोग करते रहेंगे। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप लोगों को बधाई। जर्नी लंबी है लेकिन कठिन नहीं है, यू नो, हम लोग उसे आसानी से पा सकते हैं। कठिन बनाना, मुश्किल बनाना उसको हमारे हाथ में। अगर हम रोज का रोज मेहनत करेंगे, पाइल अप वर्क नहीं करेंगे, रोज काम करेंगे, तो ये जर्नी आसान से धीरे धीरे चलते चलते पूरी कर पाएंगे। सो एक बार फिर से नए सेशन के लिए थैंक यू, और नए सेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।